हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पर्यावरण से संबंधित एक प्रमुख टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पीएससी हो या आपकी वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसका जो पर्यावरण हो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। तो जैसे नाम से ही लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल का मतलब होता है ग्लोब होता है, ग्लोब अर्थात पृथ्वी। ग्लोब का मतलब पृथ्वी, वार्मिंग का मतलब गर्म होना, अर्थात पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, अर्थात पृथ्वी का गर्म होना। अब ये पृथ्वी गर्म कैसे होती है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझना पड़ेगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सन होता है, उसमें 3 तरह की लाइट होती है, 3 तरह की रेज निकलती है उसमें से। सन में से 3 तरह की रेज निकलती है। एक रेज कहलाती है पराबैंगनी किरणें, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट किरणें। एक रेज होती है इंफ्रारेड, या इसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरणें। और एक तीसरी होती है आपकी विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश, जो आपको धूप दिखाई देती है या दिन में जो आपको लाइट दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट। और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है सूर्य की किरणों में, और इंफ्रारेड रेज भी इसमें पाई जाती है। इसका मतलब सनलाइट में 3 तरह की आपको क्या मिलेंगी, रेज मिलेंगी। अब ग्लोबल वार्मिंग का जो संबंध है वो आपके इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से उसका कोई संबंध नहीं है। अब देखिए कि इंफ्रारेड से संबंध है कि जैसे ही इंफ्रारेड किरणें पृथ्वी से टकराती हैं तो इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता यह होती है कि जैसे ही वो पृथ्वी से टकराएगी वापस क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाती है। पहली विशेषता इसकी, अल्ट्रावायलेट किरणों की पहली विशेषता ये होती है इंफ्रारेड की, कि जैसे ही ये पृथ्वी से टकराती हैं तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता अवरक्त किरणों की यह होती है कि ये प्रकृति में या नेचर में कैसी होती है, गर्म होती है, स्वभाव से कैसी होती है, गर्म होती है। तो आपको 2 विशेषताएं याद रखना पड़ेगी इंफ्रारेड की। एक तो यह पृथ्वी से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, और दूसरी इनका जो नेचर है या इनकी जो प्रकृति है या इनका जो स्वभाव है इंफ्रारेड का, वो कैसा है, वो स्वभाव है, प्रकृति इसकी कैसी है, गर्म है, वार्म है। अब चूंकि जैसे ही ये पृथ्वी से टकरा रही है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो पृथ्वी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पृथ्वी पर रुक ही नहीं रही है। तो जैसे ही टकराई और ऑटोमेटिक क्या हो गई, परावर्तित हो गई, तो पृथ्वी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी पर एक गैस पाई जाती है जिसका कि नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कि नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये विशेषता है कि ये जो अवरक्त किरणें हैं, इंफ्रारेड जो किरणें हैं या अवरक्त किरणें हैं, इन अवरक्त किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कैसे, जैसे हम ठंड में जैसे कंबल हमको ऊर्जा देता है, गर्मी देता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर टकराने वाली अवरक्त किरणों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कंबल की भांति क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे परावर्तित नहीं होने देती पुनः वापस इन्वायरमेंट में। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वनोन्मूलन हो रहा है, अर्थात वन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे वनों की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वन कटते जाएंगे, शहरीकरण होता जाएगा, औद्योगिकरण होता जाएगा, नगरीकरण होता जाएगा, जंगल साफ होते जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन पृथ्वी पर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और चूंकि इसका नेचर है कि ये क्या करती है, अवरक्त किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में यदि और पेड़ों को नहीं बचाया गया तो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी को और दिन प्रतिदिन क्या करेगी, गर्म करेगी। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, सीधा सा बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा कि जो उत्तर ध्रुव है, जो दक्षिण ध्रुव है, उसकी जो बर्फ है वो पिघलेगी, और पिघलेगी तो पृथ्वी के चारों ओर जो आपका समुद्र का जो लेवल है या समुद्री जल स्तर है वो क्या होगा,
पृथ्वी पर जो समुद्री जल स्तर है, ध्रुवों की जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्री जल स्तर क्या होगा, उसका बढ़ेगा। समुद्री जल स्तर बढ़ने से जो स्थल मग्न स्थल रुद्र जो क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जलमग्न होते जाएंगे, अर्थात जल में क्या होते जाएंगे, समाहित होते जाएंगे। जैसे श्रीलंका है, मुंबई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ऐसे देश, तटीय देश, मॉरिशस है, वो कुछ समय बाद बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव का जो बर्फ है वो वाटर लेवल को बढ़ाएगा और ये जो तटीय क्षेत्र है, तटीय देश है, वो दिन कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता है। समुद्री जल स्तर बढ़ने से जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म होती है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, तो इससे जंतु और वनस्पति की जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, एनवायरनमेंट से विलुप्त हो जाती हैं। और इससे मौसम चक्र जो है या फसल चक्र जो है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। उसका मतलब ये है कि असमय बारिश होना, असमय सर्दी होना, असमय गर्मी होना, ये सब किसके कारण हो रहा है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। अर्थात पृथ्वी पर बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अब इस ग्लोबल वार्मिंग को यदि इससे बचाना है पृथ्वी को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सीधा सा प्रयास ये है कि बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है पृथ्वी पर, उस मात्रा को क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसकी मात्रा को कम करना पड़ेगा। तो सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो पेड़ पौधे उसे प्राणवायु ऑक्सीजन में बदल देंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे ही कम होगी इन्वायरमेंट से, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अर्थात पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो कि दिन प्रतिदिन अब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो कि वनोन्मूलन के अलावा बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो भी क्या हो रही है, पृथ्वी पर बढ़ रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आगे चल के क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलता हुआ कोयला, इन सब चीज़ों से क्या हो रही है, इनकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है, पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रोकने का सबसे सीधा उपाय ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ये पहली चीज़ है। और वैश्विक लेवल पर क्या प्रयास हुए, तो वैश्विक लेवल पर समय समय पर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी करने के लिए प्रयास होते रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास है वो प्रयास कहा जाता है 1997 में हुआ था, उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोला जाता है उसको, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक जापान का शहर है, क्योटो एक जापान का शहर है जहाँ पर 145 देशों ने, जिसमें भारत भी सम्मिलित था, यह इस संधि पर हस्ताक्षर किए 1997 में कि वे सभी देश 145 उस समय विद्यमान 1997 में जितनी भी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की वो उत्सर्जित करते हैं उसमें 5.1% की क्या करेंगे, वो कमी करेंगे 1990 के लेवल पर। 1990 में जितना करते थे उसमें 5.1% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। कब करेंगे, 1997 से 2010 तक, क्योंकि यह 13 साल के लिए क्या हुई थी, लागू हुई थी। 2010 के बाद फिर इसको नया स्थान लेना था। इस पर अभी पिछले 8-10 सालों से नए नए सम्मेलन हो रहे हैं। पेरिस, जैसे पेरिस का जलवायु सम्मेलन हुआ था, कार्टिजोना का हुआ था, तो उस पर अभी एक आम सहमति अभी आगे की नहीं बन पा रही। ये 13 साल तो आम सहमति बनी रही कि 1990 के लेवल में जो भी उत्सर्जन किया जा रहा है उसमें 5.1% की कमी करेंगे। लेकिन अगली जो संधियां हैं, जिसको मैं और आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी संधियां अभी इसके बाद हो गई हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, उसके बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण संधि होती है या उसकी जान होती है वो है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल। जापान का शहर क्योटो में 145 देशों ने यह संधि और समझौते पर हस्ताक्षर किए कि 1990 के स्तर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो उत्सर्जित कर रहा है उसमें 5.1% की क्या करना है, कमी करना है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। अब अगले लेक्चर में आपको मैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में और इसके अलावा और कौन कौन से सम्मेलन हुए इन्वायरमेंट से संबंधित, जो आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य रूप से क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज का ये लेक्चर था इन्वायरमेंट का पहला लेक्चर। कल एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।